बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स है। एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और निहायत ही इंटरेस्टिंग लॉन्ग क्वेश्चन है। तो कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर को आपके लिए जितना हलवा मक्खन मलाई बना सकें, यानी जितना आसान से आसान कर सके। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। तो देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मून है, अर्थ के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अर्थ है सन के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, सैटेलाइट्स हैं अर्थ के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस पे एक सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसी फोर्स को आज हमने डिस्कस करना है। तो आप फर्ज करें कि हमारे पास एक पत्थर है, उसको हमने क्या किया, डोरी के एंड पे बांधा। अब डोरी के एंड पे बांधा तो हम उसको क्या करें, इस तरह से घुमा रहे हैं, तो वो पत्थर क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल है, ये हमारे पास वो पत्थर है, एक स्टोन है जो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में इस तरह से मूव कर रहा है, और जिस सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा है ये उसका सेंटर है। ओके हो गया। और आपको पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो और अगर किसी भी पॉइंट पर हमें उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी हो तो हम क्या करते हैं, वहां पर एक टेंजेंट लेते हैं। वहां पर हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट खींचते हैं कि इस वक्त इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इस तरफ है। अब जब ये पत्थर घूम कर यहां पर पहुंचा तो अब जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, वो इस तरफ है, ठीक है, अलोंग द टेंजेंट। जब ये पत्थर यहां पर पहुंचा अब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, अलोंग द टेंजेंट। और जब पत्थर यहां पर पहुंचा तब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, अलोंग द टेंजेंट है। अब ये जो हम टेंजेंशियल वेलोसिटीज इसकी ले रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पत्थर जो है वो स्ट्रेट मोशन करना चाह रहा है। जैसे ना यहाँ पे अगर मैं इसको घुमा रहा हूँ और यहाँ से डोरी टूट जाती है, यहाँ से डोरी क्या करती है, घूमते 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 यहाँ पर आकर डोरी टूट जाती है, तो पत्थर क्या करेगा, इधर स्ट्रेट मोशन कर जाएगा। अगर यहाँ पर टूटती है तो इधर मूव कर जाएगा, यहाँ पर टूटती है तो इधर मूव कर जाएगा, यहाँ पर अगर डोरी टूट जाती है तो इधर मूव कर जाएगा। यानी कि डोरी टूट जाए तो पत्थर किधर मूव करेगा, स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। यानी कि कोई ऐसी फोर्स है जो इसको स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करने दे रही। ऐसा ही है ना, उसके बारे में देखते हैं। देखें, यहां पर पत्थर क्या कर रहा है, स्ट्रेट मोशन करना चाह रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर एक सेंटर की तरफ इस पे फोर्स लगती है। सेंटर की तरफ क्या लगती है, फोर्स लगती है जो इसको स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करने देती। कहती है आजा बेटा नीचे आ जा। तो ये क्या करेगा, अब ये तो नहीं है कि सेंटर की तरफ फोर्स है कि एकदम से ऐसे नीचे आ जाएगा। ये क्या करेगा, ऐसे कर्व्ड पाथ बना के ना यहां पर आ जाएगा कि तेरी मान लेते हैं, तू कह रही है इधर आ, चल मैं तेरी मान लेते हैं, मैं इधर आ गया। ऐसा ही है। लेकिन अभी भी ये जो सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स है ये खुश नहीं हुई। अब क्या होगा, अब ये पत्थर चाह रहा है कि मैं इधर स्ट्रेट मूव कर जाऊं, लेकिन अब फिर इस पे एक सेंटर की तरफ फोर्स लगेगी। सेंटर की तरफ क्या लगेगी, फोर्स लगेगी जो इस पत्थर को स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करने देगी। अब ये पत्थर फिर कर्व्ड पाथ बनाकर इधर आ जाएगा कि चल ठीक है, आल ये ले, मैं इधर मूव कर लेता हूं। जब ये फिर इधर मूव करना चाहेगा तो फिर एक सेंटर की तरफ फोर्स लगेगी और फिर ये कर्व्ड पाथ बना के इधर आ जाएगा। इसी तरह जब यहां पर पहुंचेगा तो फिर एक सेंटर की तरफ फोर्स लगेगी, तो ये कर्व्ड पाथ बना के इधर आ जाएगा। यानी कि देखें, सेंटर की तरफ जो फोर्स बार बार लग रही है उसकी वजह से क्या हो गया, ये पत्थर क्या सर्कल पे मूव नहीं करना शुरू हो गया। तो ये जो हमारे पास सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है जिसकी वजह से ये पत्थर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इस वजह से मैं साथ में FC जिसको हम FC से शो करते हैं, ये इसका सिंबल है। ओके हो गया। यानी पत्थर ने क्या किया, एक जो हमारे जो फोर्स ने क्या किया कि एक पत्थर है जो स्ट्रेट पाथ में मूव करना चाह रहा है, उसके पाथ को क्या कर दिया, बेंड कर दिया। ऐसा ही है। तो ऐसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स है।
कि जो नॉर्मल स्ट्रेट पाथ में मूव करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट के पाथ को बेंड कर देती है, ऐसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मल स्ट्रेट पाथ इनटू अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके हो गया। अब कुछ चीजें मजीद देखते हैं इसकी, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी का अगर हम देखें, इसकी वेलोसिटी के पास वेलोसिटी में दो चीजें कौन सी होती हैं, एक मैग्नीट्यूड जिसको हम स्पीड कह देते हैं और एक डायरेक्शन होती है, ऐसा ही है ना, ठीक है। वेलोसिटी में हम क्या कहते हैं कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसकी डायरेक्शन भी है। अब यहां पर देखें, हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो पत्थर ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसकी स्पीड चेंज कोई नहीं हो रही। मतलब ये नहीं होगा कभी मैंने उसको तेज घुमाया फिर आहिस्ता घुमाया, नहीं, मैं एक ही स्पीड से उसको घुमाता जा रहा हूं, यानी कि मैं उसकी स्पीड चेंज नहीं कर रहा। अच्छा, अगर स्पीड चेंज नहीं कर रहा तो बताएं वेलोसिटी चेंज हो रही है? भाई वो भी देख लेते हैं कि चेंज हो रही है या नहीं हो रही। देखें, यहां पर जब पत्थर पहुंचा तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, इस तरफ। यहां पर जब पहुंचा तो इस तरफ, यहां पर जब पहुंचा तो इस तरफ, यहां पर पहुंचा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ। यानी कि आपने गौर किया है कि सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होती जाती है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। किस तरह से चेंज हो रही है भाई? स्पीड तो चेंज नहीं हो रही लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। और आपको पता है कि अगर वेलोसिटी में स्पीड चेंज ना हो, इन दोनों में से कोई भी एक चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। और यहां पर कौन चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रही है, बार कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। ऑब्जेक्ट की जो मोशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से वेलोसिटी भी क्या होगी? चेंज होगी। फिर से कह रहा हूं, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। ओके हो गया। अच्छा, एक बात तो ये पता चली कि भाई सर्कल में मूव करते हुए बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा, ऐसा ही है ना। अगर वेलोसिटी में चेंज है तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस पे आगे जाके और भी बात करेंगे। और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है? याद रखिए, फोर्स की डायरेक्शन किधर है? इस तरफ। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो भी किस तरफ होगी? इसी तरफ होगी। यहां पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी भी डायरेक्शन किधर होगी? इधर। यहां पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी भी डायरेक्शन किधर होगी? इधर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो भी टुवर्ड द सेंटर होती है। ओके हो गया। तो ये बातें अभी तक हमने देखी हैं कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जो सर्कल पाथ में मूव कर रहा है तो उस पर एक सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स होती है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और क्योंकि वो सर्कल में मूव कर रहा है तो कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। स्पीड चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी का चेंज हो रही है इसका मतलब है उसके पास एक्सेलरेशन, और कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और जिसकी डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड द सेंटर होगी। ओके हो गया। ओके, अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है इसको हम मेजर कैसे करें? तो देखिए, उसका फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू mv²/r। ये आप 9-10 में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन आपने वहां पर जस्ट फार्मूला पढ़ा था, इस फार्मूले को डिराइव नहीं था किया। लेकिन इस लेक्चर में हम इस फार्मूले को डिराइव करेंगे। तो देखते हैं हम इस फार्मूले को कैसे डिराइव करते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, उसके बाहर डेरिवेशन पे चलते हैं। आगे तो जस्ट मैथमेटिकल है, हलवा है सारी चीज़ें, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाली बात कि एक्चुअल में मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स होती नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स
होती ही नहीं है। अब सुनने में ना एकदम से मतलब चौंकने वाली बात है कि सर बार बार कह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगती है, अब कह रहे हैं एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स होती नहीं है। भाई वाकई नहीं होती। देखिए अगर ना कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जैसे डोरी के साथ ये पत्थर लगा हुआ है और सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इस पे सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? टेंशन की फोर्स। ऐसा ही है ना, सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? टेंशन की फोर्स है। और यही टेंशन की फोर्स एक्ट करती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी इसी टेंशन की फोर्स को हम कह देते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओके ओके, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसी तरह अगर हमारे पास ये दरमियान में क्या है? न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो कौन सी फोर्स इस पे लग रही है? इन दोनों के दरमियान कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? यहां पर हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं, ठीक है, जो उसको सेंटर की तरफ खींच रही है। अच्छा, अगर हमारे पास ये मून है और ये अर्थ के गिर्द क्या कर रहा है? इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इस पे अर्थ कौन सी फोर्स लगा रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा ही है ना, कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके हो गया। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है और वही इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर हमारे पास अर्थ जो है सन के गिर्द मूव कर रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हमारे पास ये जो पत्थर है ये डोरी से बंधा हुआ इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उस पर एक टेंशन की फोर्स लग रही है, दिस टेंशन फोर्स एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो फोर्सेस लग रही है सेंटर्स की तरफ, इन्हीं को हम कह देते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्सेस हैं। ओके हो गया। नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये बजाते खुद कुछ नहीं है, ठीक है, इन्हीं को हम जो नेट फोर्स लग रही होती है ना सेंटर की तरफ, उसी को हम कह देते हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओके हो गया। अब यहां पर इसकी कैलकुलेशन हम थोड़ी सी करते हैं, ठीक है। होप सो कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लग रही हो, ठीक है, वो हम कह रहे हैं कि वो एक्ट कर रही है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, चाहे वो टेंशन की फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो, या वो फ्रिक्शन की फोर्स हो जिसकी वजह से कोई बॉडी सर्कल पाथ में मूव कर रही है। अब यहाँ पर देखिए एक्सलेरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ओके हो गया। अब यहाँ पर डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? एस इज इक्वल टू वी टी, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा टी, ठीक है, टाइम के साथ साथ चेंज होने के साथ साथ सर्कुलर मोशन कर रहा है। और यहाँ पर डेल्टा टी इज इक्वल टू एस बाई वी मैं लिख सकता हूँ। ओके, इस डेल्टा टी की वैल्यू को आप इधर पुट कर दें, इस डेल्टा टी की वैल्यू को आप इधर पुट कर दें। जब यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसके साथ ए सी लगा लें, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी की जगह क्या पुट करेंगे? एस बाय वी। ओके हो गया, जिसको मैं लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी उसी तरह ओवर एस, और इस v को मैं इसके साथ इधर ले आता हूं, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब ये वाली आपने इक्वेशन क्या करनी है? याद रखनी है, ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए फोर्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए, और ये कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर मैं किसी तरीके से फाइंड कर लूं तो उसी की वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूंगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी। तो यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू को मैं फाइंड कर रहा हूं, ठीक है। और वो कैसे फाइंड करते हैं वो चीज देखते हैं, ठीक है। ये आपने वैल्यू याद रखनी है। ए इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल, ये भी एक्सेलरेशन है, इसी में हमने कुछ गड़बड़ करनी है, इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई एस इंटू वी हो जाएगा। ओके, अच्छा
अब ना हम एक और यहाँ पर एक ट्राइंगल सी बनाने लगे, एक सॉरी सर्कल एक और हम बनाते हैं और उसमें कुछ फैक्ट्स देखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल में कोई बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है। बॉडी फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, बॉडी कहाँ पर है, यहाँ पर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, उसका सेंटर है, यहाँ पर सेंटर है और ये कोई यहाँ पर कर ले, ठीक है। और सेंटर से लेकर इस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस वो क्या है, वो r है, ठीक है, जिसको हम रेडियस भी कहते हैं। और फॉर एग्जांपल है, अब यहाँ पर क्या है, ये a पॉइंट पर है, a पॉइंट पर है। अब ये ऑब्जेक्ट मूव किया और फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहुँच गया और अब इसका जो डिस्टेंस है सर्कल के सेंटर से वो भी क्या है, r है, ओके है। इसको आप कह लें a, इसको आप कह लें b पॉइंट, ठीक है, और इसको आप कह लें C पॉइंट, ओके। A, B और C पॉइंट हमने इसको कह दिया और ये इनके दरमियान में क्या बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है, ऐसे ही है। और आपको पता है कि रेडियस सर्कल में मूव करते हुए रेडियस सेम रहता है, रेडियस चेंज नहीं होता। मतलब जितना ये हमारे पास है डिस्टेंस C से A तक, उतना ही C से B तक भी है, ओके हो गया। अब इस पॉइंट पर जो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है अलोंग द टेंजेंट, वो किस तरह से होगी, वो इधर होगी, ठीक है। इसको आप नाम दे लें v1 का, ऐसे ही है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इस ऑब्जेक्ट की जो मूव कर रहा है वो किस तरफ है, वो हमारे पास कुछ इस तरफ है, ओके हो गया। इसको आप नाम दे ले v2 का, यहां तक ओके है, ओके। अब यहां पर गौर करने वाली बात है कि ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये वाली, ये ट्रायंगल सी नहीं नजर आ रही, ये क्या है, एक ट्रायंगल सी है। इसको ना आप बाहर ले आए, इसको क्या करें, बाहर ले आए। जब इसको बाहर लेके आएंगे तो ये हमारे पास डिस्टेंस है O से इसको ना C ना पॉइंट, इसको OAB कह लें, ठीक है, OAB, C नहीं O कह लें, ठीक है, आसानी रहेगी, ओरिजिन सेंटर उसका, ठीक है। इसको पॉइंट O कह लें, ओके, इसको पॉइंट A कह लें और ये दरमियान में इनका रेडियस, ठीक है, डिस्टेंस इनका। और यहाँ से कुछ ऐसे और ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल सी आ गई है, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल सी आ गई है। यहाँ पर ये भी R और ये पॉइंट B हो गया, ठीक है। और इसकी जो हमारे पास थीटा और ये R। अब ये ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल है कि जिसकी ये दोनों साइड्स क्या हैं, बराबर हैं। मतलब देखिए ये R और ये R बराबर है, क्योंकि मैंने कहा था सर्कल में मूव करती हुई बॉडी का रेडियस चेंज नहीं होता, रेडियस की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। यानी इस ट्रायंगल की ये साइड्स क्या हैं, बराबर हैं, ये साइड्स क्या हैं, बराबर है। और आपको पता है जिस ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके हो गया। मतलब ये हमारे पास क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जब हम इनको सम अप करेंगे ना, हलवा हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ना एक और भी ट्रायंगल बन रही है वेलोसिटीज की। आपने क्या करना है, यहां पर अगर ये जो वेलोसिटी है, अगर मैं इसकी जो वेलोसिटी का ये वेक्टर है, इसको ऐसे पकड़ के इसके साथ लगा दूं, दोनों की टेल्स को क्या कर दूं, जोड़ दूं, दोनों की टेल्स को मैं क्या करूं, इस तरह से जोड़ दूं, तो हमारे पास क्या बनेगी, एक और नई ट्रायंगल आ जाएगी। फिर कैलकुलेशन में इंशाल्लाह मजा आएगा, ठीक है। इस वेक्टर को थोड़ा सा बड़ा कर हम कर दें इस तरह से। फिर से बता रहा हूं कि इस वेलोसिटी v2 के वेक्टर को उठाकर इधर ले आना है आपने। जब इधर ले आएंगे, पहले आप इसको उठाकर ऐसे बाहर ले, हम इसको अलग से बनाने वाले हैं, एक ये, ठीक है, ये कौन सा है, v1 है, और एक ये उठाकर इसके साथ ऐसे लगा दे, तो ये हमारे पास क्या है, v2 है, ये क्या है, v2 है। और v1 फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर तक एक और हमारे पास वेक्टर आप खींच लें और इसको आप क्या कह लें, डेल्टा v कह लें, ओके हो गया। ये क्या है,
डेल्टा वी है, और इनके दरमियान में एंगल ये कौन सा बन रहा है, थीटा। ओके हो गया। अब देखिए इसमें आप अगर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या कहा था कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो सर्कल में ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। ठीक है, स्पीड चेंज हो भी सकती है लेकिन हम कंसीडर कर रहे हैं कि हम उसकी स्पीड को चेंज नहीं कर रहे, स्पीड कांस्टेंट है। और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ये जो वेक्टर की टेल है ये क्या बताती है, ये मैग्नीट्यूड का नहीं बताती, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ये हमारे पास v1 का जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड v2 का है, ऐसा ही है ना। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही इसका मतलब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, या बट मैग्नीट्यूड में ये क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v। ऐसा ही है, अगर v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v है तो ये भी हमारे पास क्या है, ऐसी ट्राइंगल बनी है जिसकी दो साइड्स इक्वल है, यानी v1 इज इक्वल टू v2, दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। अगर इसकी भी दोनों साइड्स इक्वल है तो क्या मैं इसको भी कह सकता हूं कि ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये भी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ऐसा ही है ना, यानी ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। पहली चीज तो हमें ये पता। और आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। यहां पर ये टू साइड्स इक्वल हैं, यहां पर ये टू साइड्स इक्वल हैं। एक ट्राइंगल ये निकाली, एक ट्राइंगल हमने ये बाहर निकाली। बताएंगे ये सारा कुछ हम कर क्यों रहे हैं। ओके है, अच्छा अब एक और चीज याद रखिए कि जितना थीटा ये होगा, जितना एंगल ये होगा, उतना ही एंगल ये भी होगा, यानी जितना एंगल ये है हमारे पास उतना ही एंगल ये भी होगा। यहां तक ओके है, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है, एंगल सेम होंगे। जितना एंगल ये वाला है उतना ही एंगल ये वाला है, आगे जाके ये बात यूज होगी। तो देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ये दो ट्रायंगल हैं और इनके ये जो दो इक्वल साइड्स के दरमियान है, अगर ये दो इक्वल साइड्स के दरमियान ये जो एंगल है ये दोनों का इक्वल है, फिर से इस वर्ड को सुने, इन वर्ड्स को सुने कि हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल में ये जो इनकी दो इक्वल साइड्स हैं, इनकी क्या है, दो इक्वल साइड्स हैं, इनके दरमियान बनने वाला जो एंगल है अगर वो इक्वल हो, फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री मान रहा है, ये भी 30 डिग्री मान रहा है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो यानी सेम हो तो ऐसी ट्रायंगल्स को हम क्या कहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल मतलब एक जैसी ट्रायंगल। ओके हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि जितना ये आर है, जितना ये आर का मैग्नीट्यूड है उतना ही हमारे पास v1 और v2 का भी है, नहीं भाई, v1 और v2 का इक्वल है, इस आर और इस आर का इक्वल है। ओके है, लेकिन ये जो एंगल दरमियान में बन रहा है ना, इनके ये जो एंगल दरमियान में बन रहा है ये दोनों का एक जैसा बन रहा है। तो अगर दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल्स की जो इक्वल साइड्स हैं उनके दरमियान बनने वाला एंगल वो भी हमारे पास दोनों का सेम है, तो फिर वो अगर सेम है तो फिर हमारे पास ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। अब सिमिलर ट्रायंगल है तो हम क्या करें, इनका अचार डालें। ठीक है, तो देखिए अगर सिमिलर ट्रायंगल हो तो याद रखें कि इनकी जो रेशियोज आएंगी वो भी सेम आएंगी, जो इनकी रेशियोज आएंगी उनका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यानी कि अगर मैं इसकी रेशियो निकालूं, अगर मैं इसकी रेशियो निकालूं, ए है बी है, तो ए बी ओवर ओ ए, यानी मैं लिख सकता हूं ए बी ओवर आर, ए बी ओवर आर, ए बी ओवर आर, ये इक्वल होगा डेल्टा वी ओवर v1। v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v है तो सिंपल v मैं लिख देता हूं। यहां तक ओके है। फिर से मैं इसको समझा रहा हूं कि जो रेशियोज होंगी वो भी फिर इन दोनों की डिस्टर्ब नहीं होगी। ए बी ओवर आर, ए बी ओवर आर इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी, ए बी ओवर आर इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनको जो रेशियोज होंगी उनका आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा, ए बी ओवर आर इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी।
यहां तक ओके है, ओके हो गया। अब ना यहां पर एक और बात, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। यहां पर ये जो हमारे पास डिस्टेंस होता है ना, ये वाला, ये बेसिकली ऐसे कर्व्ड सा आता है, ऐसा ही है। क्या आता है? ए और बी के दरमियान कर्व्ड सा आता है। लेकिन अगर यही दो पॉइंट्स हम बहुत ज्यादा करीब लें, यही दो पॉइंट्स हम क्या लें, बहुत ज्यादा करीब लें। यहां पर मैं बनाने वाला हूं फॉर एग्जाम्पल ये, और आप कह लें कि ये है ओ, ये है ए और ये है जी बी पॉइंट। आप देखिए ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है, यहां पर तो ना थोड़ी सी ऐसी कर्व्ड लाइन आ रही है, लेकिन जब ये ए बी पॉइंट बहुत ज्यादा करीब होंगे तो हमें ऐसा लगे कि ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सी बन रही है। ये क्या कर रही है? एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सी बन रही है, ऐसा ही है। देखिए अगर ए बी दूर है फिर तो ऐसे कर्व सी बन रही है, लेकिन मैं ए बी को इतना करीब ले आऊं कि दरमियान में जो इनका जो लाइन सी बन रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट सी बन रही हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इसको हम फिर क्या कहते हैं? इसको हम एस कह देंगे कि ए बी इज इक्वल टू क्या है? ए बी इज इक्वल टू क्या है? एस है। ओके हो गया। तो ये जो दो पॉइंट्स हम बहुत ज्यादा करीब लेते हैं, हम कहते हैं यहां से बॉडी मूव करके यहां पर गया है, तब की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहां पर ना जस्ट आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस लिया है। ये डिस्टेंस ए और बी के दरमियान बहुत ज्यादा कम होता है, तब हम कैलकुलेशंस करते हैं। ओके हो गया। तो ए बी की जगह मैं क्या लिख दूंगा? एस लिख दूंगा। तो आप लिखेंगे एस बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी। एस बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी। क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि v बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय एस? v इधर ले आए, s नीचे ले गए, ठीक हो गया। तो v बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय एस। आप इस इक्वेशन को नाम दे लें इक्वेशन नंबर 2 का, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। ओके हो गया। अब थोड़ा सा हमें इसको मिटाना पड़ेगा, नीचे वाली मैं चीज़ें मिटा रहा हूँ, होप सो कि आपको ये समझ आ गई होंगी। तो यहां से ये गई। अब यहां में देखें, आपने क्या लिखना है कि पुट इक्वेशन 2 in 1। आपने इक्वेशन 2 को 1 में पुट कर देना है। तो जब 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा? ए सी इज इक्वल टू, देखिए डेल्टा वी बाई एस, डेल्टा वी बाई एस की जगह आपने पुट करना है वी बाई आर। तो वी बाई आर और यहां पर v, तो ये क्या बनेगा? v इंटू वी, ये हमारे पास v स्केयर बनेगा, तो v स्केयर बाय r, यानी कि ए सी हमारे पास क्या आया? v स्केयर बाय r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आई ए सी इज इक्वल टू वी स्केयर बाय r। और यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम क्या कर रहे थे? फाइंड कर रहे थे। देखें इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है? इक्वेशन नंबर 3 को, इस ए सी की वैल्यू को आपने यहां पर पुट कर देना है, ठीक है। इस ए सी की वैल्यू को आपने एफ इज इक्वल टू एम में हमने लिखा था, और हम एम ए में यही ए सी तो फाइंड कर रहे थे। आपने इस ए सी की वैल्यू को यहां पर जब पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? एफ इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाय आर। ओके हो गया। और यही हमारे पास क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है जो हम कब से डिराइव करने की कोशिश कर रहे थे। तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाय आर, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। अब यहां पर एक और चीज है, यहां पर देखें कि ये हमारे पास फार्मूला है लीनियर वेलोसिटीज की टर्म में, लीनियर एक्सेलरेशन की टर्म में, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की टर्म में। लेकिन अगर हम इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की टर्म में लेके आए तो फिर ये किस तरह से होगा? आपने सिंपल क्या करना है? v की जगह पुट कर देना है r ओमेगा, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है कि v की जगह पुट कर देना है r ओमेगा। जब v इज इक्वल टू r ओमेगा पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? m, एक इसको नया हम बना लेते हैं, ठीक है। f इज इक्वल टू m उसी तरह, और v की जगह r ओमेगा। आपको पता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। इस चैप्टर के 6 से 7 लॉन्ग टॉपिक्स में यही रिलेशन यूज हो रहा है, तो अभी से इसको याद कर लें। तो v की जगह r ओमेगा पुट करेंगे तो क्या आएगा? r स्केयर ओमेगा स्केयर ओवर r, ये r इससे कट गया तो f
C इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास एंगुलर टर्म में सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आ गया, ठीक है। एफ सी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर और एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये थी हमारी सारी सेंट्रीपिटल फोर्स की कहानियाँ। अब हम थोड़ा सा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की एक दो चीज़ें और भी देख लेते हैं, ठीक है। देखें सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन उधर ही होगी जहां पर चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ऐसा ही है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहा हूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की किधर डायरेक्शन होगी? जहां पर चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ऐसा ही है ना। तो यहां पर देखें चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है। अगर यहां पर हम देखें ना और इन दोनों को ऐसे मिलाएं तो यहां पर जो इनकी डायरेक्शन बन रही है ना वो कुछ थोड़ी सी, अगर इसको ऐसे कर लें तो इसकी डायरेक्शन ना कुछ ऐसे बन रही है, डेल्टा वी, यानी कि डेल्टा वी की डायरेक्शन कुछ ऐसे बन रही है। अब मुझे ये बताएं कि क्या ये जो डायरेक्शन है ये क्या सेंटर की तरफ है? हालांकि हमने को तो कहा था कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड सेंटर होती है, लेकिन ये तो सेंटर की तरफ नहीं है। तो फिर इसका हाल क्या है? देखें मैंने क्या कहा था शुरू में कि ये जो हम डिस्टेंस लेते हैं ना ये वाला, ये बहुत ज़्यादा छोटू सा लेते हैं, और जब बहुत ज़्यादा छोटू सा डिस्टेंस लेते हैं तब क्या होता है, तब देखते हैं तब क्या डेल्टा वी की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या सेंटर की तरफ ही आ रही है। अगर सेंटर की तरफ आ रही है इसका मतलब है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो भी सेंटर की तरफ होगा। तो ये हमारे पास सर्कल हो गया और ये हमारे पास पॉइंट ए हो गया, ये हमारे पास पॉइंट बी हो गया, ठीक है। अब हमने इनको ना बहुत ज़्यादा करीब बना लिया है, और जब बहुत ज़्यादा करीब बना लिया है तो ये हमारे पास ए पॉइंट पे टेंजेंट, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है बी पॉइंट पे टेंजेंट हमने ले लिया, ओके हो गया। अब हम इनका जो डिफरेंस है वेलोसिटी वो देखते हैं। यहां पर ये हमारे पास इनका डिफरेंस आ रहा है ये, और ये डेल्टा वी। अब जब ये पॉइंट बहुत ज्यादा करीब होते हैं तो हमारे पास ये डेल्टा वी की डायरेक्शन सेंटर की तरफ, यानी कि जहां पर डेल्टा वी की हम डायरेक्शन ले रहे हैं वहीं पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। अब हमारे पास क्या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर ही बनी, तो ये बहुत ज्यादा स्मॉल हम डिस्टेंस लेते हैं तब हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज टुवर्ड सेंटर, और इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, एक लम्हे का एक्सेलरेशन, यानी कि पूरे का, यहां पर एक्सेलरेशन यहां पर एक लम्हे का अगर हम ले तो फिर हमारे पास क्या है टुवर्ड सेंटर। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। शर्त क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो और वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो, यानी उसकी स्पीड चेंज ना हो रही हो। इन अ सर्कल इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, यस एक्सेलरेशन क्या होगी? डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा छोटू सा लेना है, तब हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास वेक्टर कुछ फिर इस तरह से बन जाएगा, ओके है। तो होप्स हो कि आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की सही से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो बस इसको थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। हमने पहले बात की कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है कि जो नॉर्मल स्ट्रेट पाथ में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के पाथ को क्या कर देती है? बेंड कर देती है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, ठीक है। और इसी की वजह से बॉडीज क्या करती हैं? सर्कुलर पाथ में मूव करती हैं। हमने ये भी देखा है कि अगर कोई किसी पे टेंशन की फोर्स लग रही है सेंटर की तरफ, तो उसी को हम कहते हैं इट एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह कोई भी जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रही होती है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, उसी फोर्स को हम कह देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फोर्स इज एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। वही फोर्स एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स करती है। और नेक्स्ट हमने देखा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जिनकी दो साइड्स बराबर होती हैं, फिर हमने देखा था कि अगर दो साइड बराबर हैं उनके दरमियान एंगल अगर इक्वल है तो फिर हमारे पास वो सिमिलर ट्रायंगल कराएंगे और उनकी रेशियोज डिस्टर्ब नहीं होंगी। और ये था हमारा आज का लेक्चर है सेंट्रीपिटल फोर्स
मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी चीज़ अब रह गई होगी। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।